हेलो प्रोग्रेसिव किड्स, वेलकम बैक। अब नेक्स्ट पार्ट चैप्टर का हम कंटिन्यू करते हैं। आई होप वो पहले वाला आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आई एम गोइंग टू जस्ट रश ऑफ एंड फिनिश ऑफ विद द सेकंड पार्ट। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में करेंगे इसको। चलिए, टू गेट गुड मार्क्स वॉच द फुल वीडियो। नाउ, हाउ द ब्रिटिश चेंज इंडिया इन 1757 टिल 1857। ये चेंज जो था वो यहां से आया था और उसका इम्पैक्ट आज तक है। कैसे है वो हम सब जानेंगे कैसे। इस पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? मास्टर इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चर इम्पैक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल, वो सारा का सारा यहाँ पर पूरा जस्टिंग है। अब देखो इंट्रोडक्शन क्या हुआ। द अराइवल, ब्रिटिश एंट्री। They didn't come as conquerors initially, they came as traders. The East India Company, ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में ही बताया था कि कोई इंटेंट नहीं था ब्रिटिशर्स का यहाँ पर आकर हमें कॉन्कर करने का या हमें हमसे ट्रेड भी करने का। वो सिर्फ ये देखने आए थे कि इंडिया को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है। यहाँ पर आके उनको लगा कि वो ट्रेड भी कर सकते हैं और ट्रेड करने के बाद उनको लगा कि वो कॉन्कर भी कर सकते हैं। तो कॉन्कर करना वाज अ लास्ट रिजॉर्ट बिकॉज दे गॉट अ गुड अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ अस ओनली। हम इंडियंस ही आलसी थे, हमें ही नहीं पता था कि हमारे पास क्या है। हम जिस चीज की कदर नहीं कर रहे हैं, रिसोर्सेज हैं, स्पाइसेस हैं, क्लाइमेट है, लोग हैं, सब कुछ है। और मोर ओवर हमारे पास गोल्ड है, रूबीज है, एमरल्ड्स है, डायमंड है। डायमंड तो आप सबको पता ही है, जा चुका है इंग्लैंड। सो वो सब चीजों की हमें कोई कदर नहीं थी। तो कदर करने के लिए जो आए उन्होंने आराम से राज किया और हमारे प्रेशियस सारे गोल्ड रूबी सब कुछ ले गए यहाँ से। उसके बाद क्या हुआ, टर्निंग पॉइंट आया जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ 1757 में। क्यों? बिकॉज इट वॉज अ बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल डोमिनेंस इन इंडिया। इससे पहले ये क्लियर नहीं था कि ब्रिटिशर्स क्या करना चाह रहे हैं, उन्हें भी क्लियर नहीं था। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया उनको समझ में आ गया दैट अब एंड पॉइंट ये था कि उनको लैंड कॉन्कर करना था विदाउट एनी वॉर, यानी कॉलोनाइज करना था इंडिया को, जो उन्होंने बहुत बखूबी किया। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी वाज द टर्निंग पॉइंट जहां पर पॉलिटिकल डोमिनेंस इंडिया में ब्रिटिशर्स की हुई, यानी कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हो गई। उन्होंने धीरे धीरे अपनी कंपनी को इंडिया की कंपनी या इंडिया की गवर्नमेंट बनाना शुरू कर दिया। तो उसके लिए यहाँ के लोगों को भी उन्हें अपने साथ लेना था। हंस के आओ या रो के आओ, अब उन्होंने सोच लिया तो उन्हें आना ही था। तो आए कैसे? कोई भी यहाँ पर खुश होकर नहीं आया। कुछ थे जो चापलूसी करते थे, हमारे ही इंडियंस, और कुछ थे जो एडमेंट थे। जो एडमेंट थे उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ, मारा गया, पीटा गया, बहुत कुछ हुआ, बहुत इल ट्रीटमेंट हुआ, ये आप सब लोग जानते हो। लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने फिर भी 200 साल यहाँ राज करा और उसमें वो सबसे ज्यादा ड्रेन करके क्या लेके गए, हमारी वेल्थ, जिसके अंदर हर चीज थी। क्या था? हमारे रूबीज, एमरल्ड्स, गोल्ड, सब कुछ। लेके क्या नहीं जा सके? हमारा पीस ऑफ लैंड, इंडिया सब कॉन्टिनेंट, वो नहीं लेके जा सके। क्लाइमेट नहीं लेके जा सके। तो उनका फ्लेयर रह गया इंडियन स्पाइसेस में, टी में, कॉफी में। वो सब चीजें यहाँ छूट गई। हम लोगों ने भी उसको अडाप्ट करा, लेकिन उनकी वो फेवरेट बन गई। वहां की अभी भी फेवरेट है, लेकिन यहां से ही वो गई हैं। तो इंडिया की बहुत बड़ी छाप है कहीं ना कहीं ग्लोब में। फाइन। नाउ, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ एक्सपेंशन? किस तरीके से उन्होंने एक्सपैंड करा? डायरेक्ट कॉन्क्वेस्ट वॉर उन्होंने करे जब उन्होंने कॉलोनाइजेशन कर लिया, उसके बाद जो उन्हें करने पड़े। करना चाहते नहीं थे पर करने पड़े, बिकॉज उन्होंने सोच लिया था कि वो इंडिया से नहीं जाएंगे, यहाँ पर ही रहेंगे और इंडिया उन्हीं का है। इसलिए उनको वॉर से, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो वॉर से उन्हें सब कुछ अपने हाथ में लेना ही था। सब्सिडेरी अलायंस, जो लास्ट वीडियो में आपको बहुत क्लियरली बताया गया है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, धीरे धीरे करके ये दोनों पॉलिसी जो थी लैंड को अपने अंडर लेने की थी, जो उन्होंने कर दिया। दे यूज दीज थ्री मेन वेज टू टेक ओवर इंडियन इंडियन सब कॉन्टिनेंट स्लोली। पूरा तो नहीं ले पाए, बट जितना लिया उस पर अच्छी तरीके से राज किया उन्होंने। नाउ, व्हाट वाज द इकोनॉमिक इम्पैक्ट? इकोनॉमिक का मतलब हुआ मॉनेटरी इम्पैक्ट। क्या हुआ? ग्रेट ड्रेन किस चीज का हुआ? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में स्टार्ट हो चुकी थी। चाहिए क्या था? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल से ही फिनिश गुड्स बनने थे। तो इंग्लैंड स्टार्टेड यूजिंग मशीन्स टू प्रोड्यूस गुड्स फास्टर एंड चीपर। एक ऐसा तरीका लग रहा था कि इंडिया से जब वो लेके आएंगे रॉ मटेरियल्स जो कि यहाँ पैदा ही होते थे और यहाँ फिनिश गुड्स बनाएंगे, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड वो एक्सपोर्ट कर सकेंगे और उनकी इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर जाएगी। लेकिन ओरिजिन क्या था ग्रोथ का? इंडिया। ठीक है, सो ये उनके लिए एक इकोनॉमिक वेल्थ एसेट था इंडिया। तो इंडिया एज अ कॉलोनी
सोर्स फॉर रॉ मटेरियल एंड मार्केट फॉर फिनिश गुड्स। अच्छा, यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, फिनिश गुड्स यहाँ बेचते थे हाई प्राइसेस पे, यानी कि हमारे ही घर से सामान लेके जा रहे हैं और हमारे ही घर में उसको वापस बनाकर बेच रहे हैं, ये वाला फंडा उनका था, which was obviously favoring them. The reversal and de-industrialization now. अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ? इंडिया वेंट फ्रॉम बीइंग वर्ल्ड्स बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ क्लोथ्स टू एन इंपोर्टर ऑफ ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स, बिकॉज यहां से रॉ मटेरियल जाता था, खासकर कॉटन, जिसका ब्रिटिशर्स जो है क्लॉथ को फेवर करते हैं। यहां से गए क्या रॉ मटेरियल्स और बन के क्या आए? मशीन मेड फिनिश गुड। इंडिया में मशीन उस टाइम पे नहीं थी। Indian handicrafts couldn't compete with cheap machines good and collapse, leading to massive unemployment. उसके reasons थे कि हैंडीक्राफ्ट, पहली बात तो आप जितना भी हाथ से काम कर लो वो उतना ज्यादा फिनिश नहीं हो सकता था। जो भी एलीट क्लास इंडियंस भी थे, उनको जब फिनिश्ड गुड्स मिल रहे थे और ज्यादा रिफाइंड गुड्स मिल रहे थे, तो उनको वो अच्छे लगने लगे थे, इररिस्पेक्टिव इंडिया का क्या हाल हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि धीरे 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 अपने पैर पसार रहे हैं ब्रिटिशर्स, लेकिन जो चीज उन्हें अच्छी मिल रही थी वो ले रहे थे। और हमारे हैंडीक्राफ्ट जो हैं, हमारे लोग जो है सफर कर रहे थे, हैंडीक्राफ्ट जो हमारे जो थे वो डीजेनरेट हो रहे थे और कोलैप्स हो रहे थे। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था? अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ऑब्वियसली बाकी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, यानी कि भुखमरी आएगी, फैमिन आएगी, सब कुछ, यानी कि यहाँ पर सब चीजें नेगेटिव हो रही थी और इंग्लैंड वॉज प्रॉस्परिंग बिकॉज ऑफ इंडिया एंड इंडिया वॉज डीजेनरेटिंग बिकॉज ऑफ इंडिया। ये मेन बात। नेक्स्ट, अब इनकी ये देखो, सबसे बड़ी 3 लैंड रेवेन्यू पॉलिसी आई इनकी, परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी सिस्टम और रैयतवारी सिस्टम। जहां पर भी आप देखोगे कोई भी पॉलिसी आ रही है इनकी, अलायंस आ रहे हैं, ट्रीटीज आ रही हैं, डॉक्ट्रिन्स आ रहे हैं, कोई भी इनकी रेवेन्यू पॉलिसीज आ रही है, दे ऑल आर सेंटर्ड अराउंड जस्ट एक्वायरिंग लैंड। बार बार यही चीज इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आपके दिमाग में ये रहेगा कि लैंड है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लैंड से रिलेटेड है तो पावर से रिलेटेड है, तो वो कॉन्सेप्ट अपने आप जैसे ना दिमाग के अंदर एकदम से हाईलाइट होता चला जाएगा, तो उसको रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग वाज परमानेंट सेटलमेंट 1793 में। जमींदार बिकेम ओनर्स एंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड। बंगाल और बिहार में इसमें क्या हुआ था? जमींदार जो हमारे इंडिया के जमींदार थे उन्हीं को ओनर्स बना दिया गया था और रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया था। और इनसे रेवेन्यू कौन लेता था? ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली जमींदार जो हैं वो कलेक्ट करते थे हमारे पेजेंट से, हमारे फार्मर से, और देते किसको थे? पार्ट ऑफ इट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि अब वो क्या कर रहे थे यहाँ पर? दे वर पार्ट ऑफ political system. They were now making their own government after making the company. अब नेक्स्ट क्या था? महलवारी सिस्टम 1822 में। महलवारी सिस्टम जो था इसके अंदर रेवेन्यू असेस्ड फॉर अ होल विलेज, दैट इज महल। महल मतलब विलेज, तो पूरे के पूरे एक विलेज का कलेक्टिव रेवेन्यू जो है वो ब्रिटिशर्स को दिया जाता था। अब इसमें क्या हुआ कि वो लोग इस रेवेन्यू को हर 30 दिन में रिव्यू कर देते। क्यों? क्योंकि उनको वो बार बार अपग्रेडेड वर्जन चाहिए था, ज्यादा रेवेन्यू चाहिए था। ज्यादा रेवेन्यू लेने का रीजन ये था कि अगर आप रेवेन्यू नहीं दोगे तो आपको उसके एवज में क्या देना पड़ेगा? अपना लैंड। मेन यही था कि उन्हें धीरे 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 लैंड जो था वो अपने कब्जे में करना था, उसके लिए वो ये पॉलिसीज बना रहे। ये स्टार्ट हुआ नॉर्थ वेस्ट इंडिया और पंजाब में। नाउ रैयतवाड़ी सिस्टम, इसमें भी वही सेम चीज थी, फर्क सिर्फ ये था रेवेन्यू वाज टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द कल्टीवेटर, दैट मींस कल्टीवेटर का मतलब रैयत। ये बॉम्बे और मद्रास में शुरू हुआ, यानी पहले विलेज कलेक्टिवली, पूरा विलेज यानी महल जो है वो रेवेन्यू देता था, और अब रैयत जो है यानी कल्टीवेटर्स जो है वो इकट्ठा कर करके क्या दे रहे हैं? रेवेन्यू दे रहे हैं किसको? ब्रिटिशर्स को। उससे क्या हो रहा है? वो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स से लिंक में आ गए। अब वो बेचारे अनएजुकेटेड, गरीब, ठीक है, उनको उनसे बहस करना भी नहीं आएगा, उनको अपनी बात रखना भी नहीं आएगा, वो वही करेंगे जो वो करवाना चाहते थे ब्रिटिशर्स उनसे, और वही हुआ। यानी जब वो नहीं रैयत पैसा दे पाता था, रेवेन्यू दे पाता था, तो उसका लैंड अपने कब्जे में ले लिया जाता था लीगली, दैट इज कॉलोनाइजेशन। तो धीरे 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 करके काफी सारा लैंड इन पॉलिसीज की वजह से ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया। एग्रीकल्चर भी कमर्शियलाइज हो गया, यानी हर तरीके से इंडिया को अपनी गिरफ्त में ले। कमर्शियलाइजेशन का मतलब होता है लार्ज स्केल, जब आप ट्रेड करते हो एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ। अब इंडिया को तो वो खुद ही रूल कर रहे थे,
ठीक है, इंडिया के सारे रूल पॉलिसीज चला रहे थे और इंग्लैंड तो उनका था ही। तो कमर्शलाइजेशन क्यों हुआ? क्योंकि यहां से सामान इंग्लैंड जाता था और उसके लिए उन्होंने बहुत तरीके ढूंढ लिए थे। कैश क्रॉप्स, इंडिगो प्रॉब्लम आई और उसका रिजल्ट क्या हुआ वो हम देखेंगे। अब कैश क्रॉप्स में क्या हुआ? फार्मर्स वर फोर्स्ड टू ग्रो क्रॉप फॉर ट्रेड इंस्टेड ऑफ फूड सच एज इंडिगो, ओपियम, टी, कॉफी और कॉटन। ये सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इंडिगो, ओपियम, टी, कॉफी और कॉटन, ये उनके पर्सनल फेवरेट थे। यानी इंग्लैंड में ब्रिटिशर्स के पर्सनल फेवरेट जो थे वो इंडियंस को ग्रो करने थे और इंडियंस को भी उनको प्रोवाइड करवाने थे। कैसे? इंडिगो को आप देखो, यहां पर देखो, 3/20 पार्ट ऑफ लैंड के अंदर इंडिगो उगेगा। क्यों? क्योंकि उनका फेवरेट है। क्यों? क्योंकि ब्लू कलर आज भी आप देख लो, जीन्स हम लोग सब पहनते हैं, टिल नाउ ऑल्सो दिस इज फेवरेट। और लाइट ब्लू और डार्क ब्लू कलर अभी भी इंग्लैंड में और फॉरेन कंट्रीज में फेवरेट होता है और चलता है, मैक्सिमम लोग वही पहनते हैं। यहां पर पहले इसको डाई की तरह यूज करा जाता था, यूनिफॉर्म्स में यूज होता था। यूनिफॉर्म्स इन द सेंस ट्रूप्स होते थे, जो आर्मी मैन होते थे, उनकी यूनिफॉर्म का कलर ब्लू होता था, तो इसलिए उनको ब्लू कलर चाहिए था और उसके लिए उनको उगाना पड़ता था। उगाते कहाँ थे? इंडिया में। क्लाइमेट यहाँ का सूटेबल था, ठीक है, चीज उनकी फेवरेट थी। यानी हमारे घर में आके पौधे उगा रहे हैं और लेके जाके अपने घर में उसके सारे फ्रूट्स उनको मिल रहे हैं, वो चीज थी। अब ओपियम, ओपियम को पहले एक तरीके से एक मेडिसिनल ड्रग की तरह यूज करा जाता था और उसके बाद इसको एडिक्शन की तरह यूज करे जाने लगा, यानी कि एक ड्रग जो लार्ज स्केल पे यूज होने लगी, स्पेशली चाइना। तो इसका फायदा भी इंग्लैंड उठाना चाहता था। टी, हम आज हर घर में टी होती है, हम आज भी पीते हैं, प्लांटेशन, बागान, वहां पर हमारी लेबर काम करती थी, लेकिन टी कहाँ जाती थी? ब्रिटेन में, उनकी पर्सनल फेवरेट। और कॉटन ऑब्वियसली, ये सब उनकी फेवरेट जो चीजें थी वो इंडिया के अंदर बन रही थी, आराम से नहीं तो फोर्सफुली, और जाकर रही थी इंग्लैंड। क्यों? ट्रेड के लिए, लार्ज स्केल ट्रेड के लिए। फायदा किसको हो रहा था? इंग्लैंड को। करके कौन दे रहा था? इंडिया। और क्यों करके दे रहा था? क्योंकि इट वॉज अ फोर्स्ड अटेम्प्ट बाय द ब्रिटिशर्स एंड इट वॉज वेल प्लान एंड निटेड। अच्छी तरीके से बुना हुआ फैब्रिक था जिसके ऊपर ये काम चल रहा था। क्या? कि इंडिया को धीरे धीरे हर तरीके से चारों तरफ से किस तरीके से अपनी गिरफ्त में लेना, और वो ही हुआ। सो इंडिगो प्रॉब्लम क्या थी? फार्मर्स वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो ऑन 3/20 ऑफ द लैंड व्हिच मेड द सॉइल इनफर्टाइल। इनफर्टाइल मतलब हमारी खेती के लिए इनफर्टाइल हो गया, लेकिन वो इंडिगो यहां से उगवा के ले गए और उनको क्या हुआ? लार्ज स्केल प्रॉफिट। उसका रिजल्ट क्या हुआ? बिकॉज फार्मर्स ड्यू लेस फूड ग्रेन्स इन इंडिया सफर्ड फ्रॉम फ्रीक्वेंट एंड डेडली फेमाइन। जब सूखा पड़ गया तो क्या हाल हुआ हमारे फार्मर्स का, ये आपको दिख ही रहा है। देखो, फेमाइन आ गया, न खाने को कुछ भी नहीं था, और धीरे धीरे हमारे फार्मर्स जो है वो मरने लगे, हमारी पॉपुलेशन जो है वो खत्म होने लगी और इंडिया में बहुत ज्यादा मिजरेबल कंडीशन हो गई। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन को बहुत एक्सपैंड करके अपने तरीके से उन्होंने किस तरीके से अपना फायदा किया वो देखो। द गोल वॉज बॉम्बे कैलकाटा। अब इसकी आप खुद लोकेशन देखो किस तरीके से एक तरीके का ट्रायंगल टाइप बन रहा है, बॉम्बे, मद्रास और कैलकाटा, और सब कुछ पोर्ट के नियर है ये। सो रेलवेज बिल्ट टू मूव रॉ मटेरियल्स टू पोर्ट्स एंड ब्रिटिश गुड्स टू मार्केट्स। यहां पर ट्रेन के थ्रू आते थे। बॉम्बे के पास गुजरात है, सूरत है, यहाँ से खासकर यहाँ से कॉटन आता था। मद्रास यहाँ पर लेके आए, यहाँ से कहाँ चले गए? थ्रू द सी, इंग्लैंड। कैलकाटा, यहाँ सब जगह ट्रेड हो रहा है। रेलवेज यहाँ पर लेके आ रही है सामान और जा रहा है कहाँ पर? इंग्लैंड। की माइलस्टोन कब हुए? व्हेन फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन 1853 फ्रॉम बॉम्बे टू थाने was started. टेलीग्राफ एंड पोस्ट इंट्रोड्यूस इन 1853 बाय लॉर्ड डलहौजी। और ये सब जब स्टार्ट हुआ तो उससे क्या हुआ? हम लोगों को लगने लगा ये सब ब्रिटिशर्स हमारे लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जमीन पे कर रहे थे, बट ऐसा नहीं था। ये सब वो अपनी सहूलियत के लिए कर रहे थे जिससे उनके ट्रेड को पुश मिले, और वो ही हुआ। पर हमें भी कुछ बेनिफिट हुआ, वो देखते हैं। अनइंटेंडेड बेनिफिट। अब हमारे लिए तो कोई अच्छा इंटेंट था नहीं ब्रिटिशर्स का, तो अनइंटेंडेड बेनिफिट हमें कैसे हो गया? जो नेटवर्क्स उन्होंने बनाए थे, दीज नेटवर्क्स बॉट इंडियंस क्लोजर टुगेदर, हेल्पिंग आइडियाज ऑफ फ्रीडम स्प्रेड फास्टर। अब उनको तो ये लग रहा था कि पोस्ट टेलीग्राफ उनके लिए ही है खाली, बट इट वाज फॉर एवरीवन। तो हमारे कुछ स्कॉलर्स, कुछ इंटेलेक्चुअल पीपल जो थे, उन्हें समझ में आ गया था कि ये धीरे 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 हमारे इंडिया को अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं, जो कि इनका नहीं है।
उनका कोई यहाँ पर एंसेस्टर नहीं था, उनका यहाँ पर कोई कॉमन पास्ट नहीं था, कुछ नहीं था, तो फिर इंडिया के ऊपर अपना हक जमाने का कोई हक उनका नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, धीरे 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 हमारे स्कॉलर्स ने हमारे लोगों को समझाना शुरू करा कि ये सब हो रहा है। वो समझाते समझाते 200 साल लग गए, क्योंकि हमारे इंडियन जो थे वो भी अडेप्ट हो गए थे इनके कल्चर में, उनको समझ में आने लग गया था कि हम ग्रो कर रहे हैं। लेकिन ये ग्रोथ जो थी खाली ब्रिटिशर्स की थी। तो धीरे 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 करके जब हमारे स्कॉलर्स, हमारे इंटेलेक्चुअल पीपल, हमारे वो लोग जो समझदार थे, पढ़े लिखे थे थोड़े, उन्होंने जब समझाया बाकी हमारे लोगों को, तो हमने क्या करा, धीरे धीरे इस नेटवर्क का फायदा उठाना शुरू करा और हम क्लोज आने लगे, हमारे आइडियाज मिलने लगे, हमारे बिलीव्स मिलने लगे, और हमने वो सोच अपनी विकसित करनी शुरू कर दी जो कि हमको फ्रीडम की तरफ, इनसे अलग होने की तरफ लेके जाएगी, जिसके लिए 200 साल लगे। अब सोशल और कल्चरल चेंजेस क्या हुए, न्यू आइडियाज क्या है, लिबर्टी, इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स, यस दे वर देयर। British brought Western ideas of liberty, equality, and human rights out here, which were again favoring the Britishers only. Social reforms, sati abolition, कुछ अच्छे काम, banned by Lord Bentinck. Widow remarriage in 1850 legally permitted. Then Sharda Act in 1929 set minimum marriage age. ये कुछ अच्छे काम ब्रिटिशर्स द्वारा करे गए थे, क्योंकि वहां पर भी कुछ समझदार इंटेलेक्चुअल लोग थे जो समझ रहे थे कि इंडिया के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो इंसानियत जागी, तो उसका ये रिजल्ट था कि कुछ सोशल रिफॉर्म्स हुए, और हमारे रिफॉर्मर्स, राजा राम मोहन रॉय, they all came together, Sir Syed Ahmad Khan, and they modernized the ideas, they used the ideas to progressive Indian society. ये मेन पॉलिसी थी, क्योंकि इंग्लिश को उन्होंने मीडियम ऑफ एजुकेशन चूज करा। The British wanted cheap clerks and class of Indians loyal to British culture only. तो इंग्लिश हमारे इंडियंस को कम समझ में आती थी, अपनी बात वो इंग्लिश में करते थे। थोड़े बहुत लोगों को जो इंग्लिश समझ में आती थी वो उन्हीं के लोग बन के रह गए थे, दो देवर इंडियंस, तब भी वो उन्हीं की बोली बोलते थे, उन्हीं की भाषा बोलते थे, उन्हीं के हिसाब से काम करते। अब कुछ एजुकेशनल रिफॉर्म्स हुए। चार्टर ऑफ 1813, फर्स्ट टाइम मनी दैट इज 1 लाख was set aside for western science in India, यानी अलॉटमेंट ऑफ मनी फॉर एजुकेशन, ठीक है, बट इट वाज अगेन नॉट फेवरिंग सो मच फॉर इंडियंस। वुड्स डिस्पैच, वुड्स ये नाम है, यहाँ के जो एक लॉर्ड आते थे 25-25 साल के लिए जो अपॉइंट होते थे, तो वुड्स जो थे इस टाइम पे अपॉइंट हुए थे। वुड्स डिस्पैच, it was the government took responsibility for mass education leading to universities in Calcutta, Bombay and Madras. अब गवर्नमेंट किसकी बन गई थी, ब्रिटिशर्स की। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि हम एजुकेशन को स्प्रेड करेंगे, स्पेशली कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास में, और यूनिवर्सिटीज बनाएंगे। तो इससे क्या होगा कि इंडिया जो है वो विकसित होगा, ऐसा लग रहा था। बट कुछ ही लोग जो थे वो एजुकेट अपने आप को कर पाए, बाकी सब जो थे अनएजुकेटेड ही रह गए, ठीक है। इम्पैक्ट क्या हुआ लिंगुआ फ्रैंका का, इंग्लिश बिकेम द लिंगुआ फ्रैंका कॉमन लैंग्वेज। लिंगुआ फ्रैंका मतलब कॉमन लैंग्वेज दैट यूनाइटेड एजुकेटेड इंडियंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। कुछ ही एजुकेटेड इंडियंस से, बाकी पुअर थे और अनएजुकेटेड थे। पीपल फाइट बैक, जब उनको समझ में आया, जो एजुकेटेड इंडियंस थे, रूट्स तो उनकी इंडिया में ही थी ना, जब उन्होंने धीरे धीरे समझाना शुरू करा, माइंड वॉश करना शुरू करा पॉजिटिव वे में अपने ही लोगों का, तब उन्हें समझ में आया कि हमारे ऊपर राज करने के लिए आए हैं ब्रिटिशर्स, और इन्होंने बहुत हद तक हमारे इंडिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। तब रिवोल्ट स्टार्ट हुई, ट्राइबल एंड पेजेंट रिवोल्ट। ग्रुप्स लाइक संथल्स, भील्स एंड मापिलास रिबेल्ड अगेंस्ट हाई टैक्सेस एंड लूजिंग देयर लैंड। अब जाग गए इंडियंस, देखो क्यों, क्योंकि हमारे कुछ इंडियंस एजुकेटेड हो गए, समझदार हो गए, और उनकी बात सुनने लगे। रिवोल्ट ऑफ 1857, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस दैट यूनिफाइड डिफरेंट ग्रुप्स अगेंस्ट ब्रिटिश। अब ब्रिटिशर्स को भी समझ में आ गया, देखो वॉर तो ये चाहते नहीं थे, लेकिन उन्हें समझ में आ गया कि इंडियंस को ये समझ में आ गया है कि अब आपको यहां से भगाना है हमने। सो ये वॉर हुआ, और इससे एक बहुत बड़ा सबक मिला ब्रिटिशर्स को, दैट इंडियंस आर नाउ अवेयर दैट वी आर कैप्चरिंग देयर लैंड। आउटकम क्या हुआ, मतलब इसका रिजल्ट क्या निकला। ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पर आप देखो, इट वॉज नाउ टर्न टू अ ब्रिटिश क्राउन। ईस्ट इंडिया कंपनी रूल्ड एंडेड एंड द ब्रिटिश क्राउन टुक ओवर, which gave rise to nationalism. nationalism का मतलब पेट्रियोटिक फीलिंग, फीलिंग ऑफ वननेस। यहाँ पर जहां पर आप कॉमन पास्ट एक शेयर कर रहे हो, कॉमन ओरिजिन है, रूट्स आपकी एक है, वो हमारे इंडियंस की ही थी। सो कंपनी खत्म हुई और ब्रिटिश क्राउन
यहाँ पर आ गया, इसको भी हटाना था हमने, जिसके लिए काफी टाइम लगा। और नेशनलिज्म की फीलिंग्स जब आई तो फिर लोगों को समझ में आने लगा। अब यहाँ पर अलग तरह की पॉलिसी स्टार्ट कर दी, किसने? ब्रिटिशर्स ने। डिवाइड एंड रूल। जब उन्हें लगा कि लोग सब एक हो रहे हैं तो लोगों को अलग करके ही वो रूल कर पाएंगे, तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी स्टार्ट कर दी। ब्रिटिश बिगैन स्प्लिटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स टू प्रिवेंट अनदर यूनाइटेड रिवोल्ट। यूनाइटेड रिवोल्ट अगर होती है तो ब्रिटिशर्स का जाना तय है। तो ऐसी काफी रिवोल्ट्स हुई जहां पर हुई, फेल हुई, कुछ सक्सेसफुल हुई, लेकिन अल्टीमेटली हमने ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा दिया। तो उन्होंने स्प्लिट करा हिंदू मुस्लिम को, जिससे हमारे यहाँ पर रिलीजियस रिवोल्ट्स हो जाए और ब्रिटिशर्स जो है उसका फायदा उठाएं। लेगेसी। लेगेसी मतलब हमारे पास क्या धरोहर बची, ब्रिटिश इम्पैक्ट क्या रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चर, फूड। इंफ्रास्ट्रक्चर में ये जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हो ये ब्रिटिशर्स की बनाई हुई है। हमारा पुराना पार्लियामेंट, हमारा प्रेसिडेंट हाउस, दिस इज ऑल मेड बाय ब्रिटिश। रेलवेज हमें ब्रिटिशर्स देके गए, ठीक है। सो रेलवेज, पार्लियामेंट हाउस एंड राष्ट्रपति भवन, दिस वाज ऑल मेड बाय ब्रिटिशर्स एंड वी हैव देम ऑन आवर लैंड। कल्चर में आर use of English, the legal system, Supreme Court, and even clothes like ties and coats, because they were very, very dignified and elite class people, तो उनका एक बड़ा ऑरा था, वो हमको वो देखेगा जो हमने अडेप्ट कर लिया था और अभी तक है। And in food like bread, tea, and cake became part of Indian diet, especially tea also. Yes. Now this ends this part। और अब मेरे ख्याल से काफी इजी हो गया होगा, इतना बड़ा चैप्टर आप लोगों के लिए काफी क्रक्स कर दिया, बहुत छोटा बना दिया गया है बाय एक्सप्लेनिंग द मेन पॉइंट्स। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको एक बार वीडियोस देखने के बाद फिर रेफर कर लेना बुक को, और एग्जाम्स के बाद फिर लॉन्ग लेक्चर्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। दिस इज स्पेशली एग्जाम ओरिएंटेड। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो soon।